लिटरेरी फॉर्म्स एंड मूवमेंट्स या टर्म्स एक ऐसा टॉपिक आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड होता है जहाँ से 5-6 क्वेश्चन जो है मोस्टली बनते हैं। इस बुक के अकॉर्डिंग देखेंगे कुछ डिटेल को शॉर्ट में बिल्कुल जैसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हम सेलेक्ट करेंगे जो एक तरह से 70% आपका यहाँ पर जो है लिटरेरी फॉर्म्स एंड मूवमेंट्स जो है कंप्लीट हो जाएगा यहीं पर। क्योंकि जो बुक कोई भी बुक आप उठाकर देख लीजिए जो लिटरेरी फॉर्म्स एंड मूवमेंट वाला या टर्म वाला पोर्शन होता है वो हर चेंज तो होता नहीं है, तो हर बुक में सेम मिलेगा या सेम क्वेश्चन मिलेंगे आपको इसी में से सेलेक्ट किए हुए। जैसे पहला टॉपिक है हमारा एलिग्री। एलिग्री आता है दृष्टांत के लिए। तो एग्ज़ाम में आपसे पूछा किस तरह से जा सकता है कि क्वेश्चन जो दिए होंगे उसमें लाइनिंग होगी कि आपसे पूछा जा सकता है नैरेटिव पोएम या और प्रोज कौन सी होती है जो सेकंड मीनिंग जिसमें आता है। सेकंड मीनिंग अलॉन्ग विद इट्स सरफेस स्टोरी। तो मेन क्या है, नैरेटिव पोएम है और प्रोज है और सेकंड मीनिंग इसमें होता है वो क्या है, एलिग्री। यहाँ पर इसके एग्जाम्पल जो है इम्पोर्टेंट है, बेनियांस पिलग्रिम प्रोग्रेस और स्पेंसर की फेरी क्वीन क्या है, ये एक एलिग्री है। या सीधे सीधे सिंपली आपसे पूछा जा सकता है कि पिलग्रिम प्रोग्रेस के राइटर कौन है या फेरी क्वीन के राइटर कौन है। किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हर पोर्शन हर डिटेल जो छोटी छोटी होती है वो इम्पोर्टेंट होती है सभी एग्ज़ाम्स के लिए। अब आता है बैलेट। बैलेट सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले लिटरेरी टर्म्स में से एक है। बैलेट हो, एपिक हो, इलेजी हो, ओड हो, ये 3-4 कुछ ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। और इन पर ये भी धोखा नहीं खाइएगा कि ये बार बार आ रहे हैं तो इस बार नहीं आएंगे। इनके क्वेश्चन सबसे ज़्यादा मोस्टली एग्जाम में बनते हैं। बैलेट होता क्या है, गाथा गीत होता है। गाथा गीत। A ballad is a poem with a story, usually simple and varying in size. फोक ट्रेडिशन होता है और जो वर्ड्स होते हैं और वॉन्डरिंग, ये लाइन जो है कई बार क्वेश्चंस में आई हुई गई है कि जैसे वर्ड्स और वॉन्डरिंग सिंगर्स हु यूज टू सिंग वाइल वॉन्डरिंग फ्रॉम विलेज टू विलेज, जो गांव से गांव घूमते हैं गाते हैं, गाथाएँ कहते हैं, किसी की गांव से गांव घूम रहे हैं। तो ये वाला जो पोर्शन है ये पूछा जाएगा उसे क्या कहा जाता है, तो वो होता है बैलेड, गाथा गीत। ये जब आपसे पूछा जाता है, जब आपसे पूछा जाता है कि इसकी डेफिनेशन की तरफ पूछ लिया जाता है कि बैलेड क्या है, तो एक वॉन्डरिंग सिंगर्स होते हैं, घुमक्कड़ जो होते हैं सिंगर्स, घूमने वाले गांव से गांव, वो जो गाते हैं उसे बैलेड कहा जाता है और हिंदी में उसे गाथा गीत कहा जाता है। जैसे आप रामायण के पोर्शन में देखते हैं जब लव कुश दिखाते हैं तो वो एक और राम जी की कथा वो गा रहे हैं, वो एक बैलेड है, गाथा गीत है। अब इसका पार्ट जो पूछा जाता है कि 4 लाइन स्टेंजा होता है इसमें, जिसे क्वेट्रन कहा जाता है। जो 4 लाइन का स्टेंजा होता है उसे क्वेट्रन कहा जाता है। इसका राइम सीम भी आपसे पूछा जा सकता है, तो वो होता है ए बी सी बी और ए बी ए बी। ये भी इम्पोर्टेंट है। बैलेट का 4 लाइन स्टेंजा होता है, क्वेट्रन कहा जाता है। क्वेट्रन सिंपल अकेला भी आ सकता है कि क्वेट्रन फॉर्म में कौन सा लिखा हुआ गया है, बैलेड, या 4 लाइन स्टेंजा में कौन है, बैलेड। और राइम सिम क्या पूछा जा सकता है बैलेड का, ए बी सी बी ए बी ए बी। नेक्स्ट आता है आपसे इसके जो ऑथर्स हैं जिन्होंने बैलेड लिखे हैं, तो उसमें फेमस है कॉलरिज का द एंसेंट मैरिनर और किट्स का ला बेल्डेलिस डेम सेंस मर्सी। ये दोनों ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सिंपली आपसे बैलेड में भी नहीं पूछे जा सकते, आपके एग्जाम में सीधे सीधे भी आ सकते हैं कि द एंसेंट मैरिनर किसने लिखा है या ला बेल डेम सेंस मर्सी किसने लिखा है, तो किसी भी तरह से पूछे जाते हैं। ये दोनों ही ऑथर्स के वर्क और ऑथर्स इम्पोर्टेंट आपके लिए हैं। नेक्स्ट हमारा आता है ओड। ये गीत काव्य होता है, वहाँ पर जो है घूम रहे हैं, एक गांव से दूसरे गांव में जा रहे हैं। यहाँ पे ये क्या है, एन ओड इज़ ए लिरिक, ये लिरिक होता है। लिरिक क्या होता है, ओड। किसी भी तरफ से मैं कहती हूँ आपसे पूछा जा सकता है, लाइन यही रहेगी, वर्ड यही रहेंगे, पर पूछ क्या रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं ओड को, पूछ रहे हैं ओड क्या है, ये लिरिक है। या लिरिक कौन सा है 4 ऑप्शन में से, तो बैलेट ओड के बाद ओड, उसमें ऑप्शन आपका सही होगा। In the form of an address, dignified in the theme, feeling style and tone. In ancient Greece, it was sung by a number of people in public on some important occasion. अब बैलेड एंड ओड में अंतर इतना होगा कि वो घूम घूम कर गा रहे हैं, यहाँ पर किसी एक कोई उत्सव हो रहा है और तब जो कुछ लोग गा रहे हैं, कोई गाना गा रहे हैं, कोई किसी की तारीफ या किसी भी चीज़ में गा सकते हैं, तो वो क्या होता है, वो ओड होता है। यहाँ पर घूम नहीं रहे हैं,
यहाँ पर एक ही जगह है। ये गीत काव्य होता है। इसमें इम्पोर्टेंट आपको होता है कि इट हैज़ 3 मूवमेंट, इसके मूवमेंट पूछे जाते हैं। LT ग्रेड के जो पहले एग्ज़ाम हुआ था उसमें स्ट्रोफे एंटीस्ट्रोफे रिपोर्ट वाला क्वेश्चन आया भी था। बस अंतर इतना था कि वहाँ पर इनको स्ट्रोफे एंटीस्ट्रोफे रिपोर्ट को उलट पुलट करके लिख दिया था और इसका सही क्रम पूछा गया था। तो पहला क्या आएगा, स्ट्रोफे, फिर आएगा एंटीस्ट्रोफे एंड देन इपोड। तो इसके 3 मूवमेंट होते हैं। अभी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्या होता है, थोड़ा सा, बस ज़्यादा नहीं, कि सिंगर्स में मूवमेंट जो पूछ रहे हैं कि पहले में क्या करते हैं। तो मूव टू वन साइड ड्यूरिंग द स्ट्रोफे, एक साइड को जाते हैं स्ट्रोफे में। दूसरा, जब बैकवर्ड, जब पीछे जाएंगे तो उसे एंटी स्ट्रोफे कहा जाता है। और जब स्टैंड स्टिल ड्यूरिंग द इपोड, और इपोड के टाइम में वो मतलब एक जगह खड़े हो जाते हैं। तो ये थोड़ा सा ही क्वेश्चन पूछा गया है काफ़ी सारे एग्ज़ाम में, मतलब पूछा जाना क्या कि 1-2 एग्ज़ाम में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। मेन इसके मूवमेंट्स यहाँ पर हैं। आगे हम अब बोलेंगे एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स इन लिटरेरी टर्म्स के इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कई बार, क्योंकि ऑथर्स है, वर्क हैं, आपको सीधे सीधे पूछ लेते जाते हैं। तो ये कुछ वर्क्स होते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं, भले आपके सिलेबस में वो ऑथर हो या ना हो। अब इसमें थॉमस ग्रे का है प्रोग्रेस और पोइजी, तो ये ओड है। द वार्ड एक ओड है। शेलीज का ओड टू द वेस्ट विंड, यहाँ पर ओड साफ साफ लिखा हुआ है, ओड टू द वेस्ट विंड, ये एक ओड है। कुछ स्टूडेंट्स मैंने देखा है कई बार कि कंफ्यूज होते हैं कि ओड इसमें लिखा हुआ है तो इट मीन्स ये ओड नहीं है, कुछ और होगा, पर साफ साफ इसमें लिखाया गया है ओड वर्ड जुड़ रहा है, ये ओड ही है। और शैली का बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला ये ओड टू द वेस्ट विंड बहुत ज़्यादा पूछा गया है कई सारे एग्जाम्स में। वर्ड्सवर्थ का ओड ऑन इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ओड टू ड्यूटी, सिंपल, लेकिन ये ओड सामने लिखा हुआ है, इतना याद रखिएगा। और ये ओड में पूछा जा सकता है कि इसका लिटरेरी टर्म क्या होगा। अगेन मैं यही बात कहूँगी, तो प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा। ग्रेसियन अर्न एन ओड टू ए नाइटिंगेल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ये भी वर्क है किड्स के। नेक्स्ट आता है ओड ऑन द डेथ, ये भी इम्पोर्टेंट है, लॉर्ड टेनिसन का। नेक्स्ट है जॉन मिल्टन का ओड ऑन द नेटिविटी ऑफ क्रिस्ट, तो इम्पोर्टेंट ये वर्क भी है। आपसे ज़्यादातर क्या पूछा जाएगा, ओड का बता ही चुकी हूँ, बाकी ऑन द ओड ऑन द नेटिविटी ऑफ क्रिस्ट किसने लिखा है, कौन ऑथर है, जॉन मिल्टन। इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर आता है सोनेट। सोनेट आपका आएगा तो भले ही लिटरेरी टर्म्स एंड फॉर्म का क्वेश्चन है, लेकिन सोनेट जो है मेनली जुड़ा हुआ है विलियम शेक्सपियर से। ये क्वेश्चन, इसके क्वेश्चन मोस्टली कहाँ चले जाते हैं, विलियम शेक्सपियर के पोर्शन में। पर चाहे कैसे भी आए, सोनेट पे क्वेश्चन जो है मोस्टली आते हैं, बनते हैं। अब सोनेट को देखिए, द टर्म सोनेट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द इटालियन वर्ड सोनेटो। इसका ये पूछा जाता है कि कहाँ से लिया है, इटालियन वर्ड है सोनेटो। ए लिटिल साउंड और सॉन्ग इसे कहा जाता है। इट इज़ ए पोएम ऑफ 14 लाइन्स। कितनी लाइनें होती है, 14। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये मत छोड़ देना कि 14 लाइन से नहीं आएगा। बेसिक क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाएंगे आपके एग्ज़ाम में, बेसिक क्वेश्चन भी होंगे। नेक्स्ट है 3 बेसिक फॉर्म ऑफ सोनेट आर पेट्रार्चन सोनेट होते हैं, स्पेंसरियन सोनेट होते हैं एंड शेक्सपियरियन सोनेट होते हैं। 3 फॉर्म्स होती है सोनेट्स की। पेट्रार्चन टाइप ऑफ सोनेट इज आफ्टर द नेम ऑफ पेट्रार्च, जो ऑथर थे हु रोट द पोएम्स ऑफ 14 लाइन की पोएम्स ये लिखते थे टू एक्सप्रेस हिज लव फॉर लॉरा डी नोवी। इम्पोर्टेंट है, पेट्रार्च किसके लिए अपने पोएम्स लिखते थे, लॉरा डी नोवी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दिस टाइप ऑफ सोनेट हैज़ 2 पार्ट्स, यहाँ पर 2 पार्ट्स थे बस। ऑक्टेव था, 8 लाइन का जो होता है उसे ऑक्टेव कहा जाता है, एंड सस्टेट जो 6 लाइन का होता है उसे सस्टेट कहा जाता है। द राइमिंग ऑफ ऑक्टेव की राइमिंग क्या थी, ए बी बी ए बी बी ए, एंड ऑफ सस्टेट इट मे बी इधर सी डी ई और सी डी सी डी और एनी अदर कॉम्बिनेशन। यहाँ पर इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है ऑक्टेव की कितनी लाइनें होती है, 8 लाइनें, और सस्टेट की कितनी होती है, 6 लाइनें। और पेट्रार्चन किसके लिए लिखते थे, लॉरा डी नोवी के लिए। नेक्स्ट आता है इसमें फिर स्पेंसरियन सोनेट को देखते हैं। यहाँ पर 3 क्वार्टरेंस होते थे, 3 क्वार्टरेंस एंड ए कपलेट
राइमिंग ए बी बी सी सी डी एंड ई, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट आता है विलियम शेक्सपियर का। द शेक्सपियरन सोनेट हैज़ ऑल्सो 3 क्वाड्रेंट्स राइमिंग ए बी सी डी ई एफ। बहुत सिंपल है, ए बी सी डी ई एफ एंड 1 कपलेट होता है जिसे जी कहा जाता है। कपलेट 2 लाइनें बाद में रहती थी। 14 लाइन में से 12 लाइनें जो 4 क्वेट्रेंस होता है 4 लाइन्स का, तो 3 बोले इन्होंने, तो 4 लाइन मिला के 12 हो जाते हैं। और लास्ट में 2 लाइनें जिन्हें कपलेट कहा जाता है। जी ये इंपॉर्टेंट है पूरा पोर्शन शेक्सपियर से। द सोनेट केम इन टू द इंग्लिश लैंग्वेज बाय सर थॉमस बार्ट ने जो स्टार्ट किया था, एंड द अर्ल ऑफ सरे इन द 16th सेंचुरी में इन्होंने स्टार्ट किया था सोनेट थॉमस बार्ट ने। द मेजर सोनेट साइकिल वाज एस्ट्रोफे एंड स्टेला बाय फिलिप सिडनी। मेजर सोनेट कौन सा था साइकिल? एस्ट्रोफे एंड स्टेला क्या था? एक सोनेट था। किसने लिखा? फिलिप सिडनी ने। शेक्सपियर रोट 154 सोनेट्स लिखे थे, जिसमें से डार्क लेडी और मिस्टर WH को जो ये डेडिकेट किए थे। डार्क लेडी कौन थी? मैरी फिटर नाम भी इनका आता है, और आपसे पूछ लिया जाता है WH का नाम भी, जहाँ पर 4 ऑप्शन में से WH का पूरा नाम जो आता है, और ये आपने ज़रूर पढ़ा होगा, तो कमेंट करके आप बता सकते हैं मिस्टर WH के जो पूरे नाम में जो ऑप्शन 3 आते हैं वो कौन कौन से हैं। डॉनी डॉट 19 सोनेट, इनका होली सोनेट जो फेमस था। होली सोनेट कितने लिखा? डॉनी ने। मिल्टन के भी सोनेट्स आते हैं, हालांकि इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये नहीं है। वर्ड्सवर्थ रोट सोनेट सीक्वेंस टाइटल द रिवर डेडन, ये भी इनके इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हालांकि ये क्वेश्चन कई बार बना हुआ है कि वर्ड्सवर्थ ने कितने सोनेट लिखे हैं? 500 सोनेट्स। और इनका इसेलेस्टिकल जो है ये भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, हालांकि नेट के एग्जाम्स वगैरह में। किड्स का वेल नोन सोनेट आर ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है कि ये किसने लिखा है? किड्स ने। शैली इज़ वेल नोन एज ओजामेंडिस, ये भी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार आया हुआ है, पर सीधा सीधा आपसे नाम पूछा गया कि ये किसका है या ऑथर कौन है, या शैली का जो है यहाँ पर कौन सा सोनेट है। स्पेंसर का भी इम्पोर्टेंट है, एमोरिटी ये भी इम्पोर्टेंट है, और ये सीरीज़ है टू ए ब्राइड के लिए। एलिजाबेथ बेरेट ब्राउनिंग रोट सोनेट फ्रॉम द पुर्तगीज़, तो ये भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। ये लिटरेचर का जो पोर्शन आता है जहाँ पर हिस्ट्री आती है, वहाँ पर ये एलिजाबेथ बेरेट या स्पेंसर जो है पूछे जाते हैं, कई बार पूछे गए हैं। आगे आता है ब्लैंक वर्स, जिसे हम श्लोक या पद या छंद कहते हैं, वो ब्लैंक वर्स होता है और बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला है ये छोटा सा पोर्शन। ब्लैंक वर्स क्या है? एम्बिक पेंटामीटर है। वर्ड्स ऑफ 5 फीट में क्या लिखा हुआ है? ब्लैंक वर्स। एन एम्बिक पेंटामीटर क्या है? ब्लैंक वर्स। ब्लैंक वर्स किस में लिखा हुआ होता है? एम्बिक पेंटामीटर में। ये किसी भी अनराइम्ड फॉर्म में कौन सा लिखा हुआ है? ब्लैंक वर्स। ये 2-3 लाइनें इसकी, 1-2 लाइन, 1-2 क्वेश्चन इस पर और होते हैं, बस यही इस छोटे से टॉपिक के सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। 2 लाइन का ये ब्लैंक वर्स, और सबसे ज़्यादा बार पूछा जा चुका है हर एग्ज़ाम में, वो कोई भी इंग्लिश लिटरेचर का एग्ज़ाम हो सकता है। अब आता है हमारा पोर्शन एपिक का। एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम होती है, लॉन्ग नैरेटिव पोएम, लॉन्ग ग्रंथ, जैसे रामायण है, महाभारत है। यहाँ पर किसी एक हीरो की गाथा जो है बहुत लंबे से बहुत अच्छे से कही जाती है। वॉरियर्स, राजा महाराजा, सबकी जो गाथा होगी, जैसे रामायण है आप जानते, ओडिसी है, इलियाड है, ये फेमस है। तो ये क्या होते हैं? एपिक ग्रंथ। ये 12 बुक्स में डिवाइड होता है। इसकी बुक्स भी पूछी जाती, पीछे कुछ एग्ज़ाम्स हुए हैं, 1-2 एग्ज़ाम ऐसे हुए हैं जहाँ पर इनकी बुक्स पूछी गई कि जो एपिक है वो कितनी बुक्स में डिवाइड होता है, तो 12 बुक्स। द इलियाड है, ओडिसी है, द इलियाड, ट्रोजन वॉज टू हिज आइलैंड्स होम, इथाका। आगे इसके एग्जाम्पल्स में मोस्ट इंपोर्टेंट आते हैं द डिवाइन कॉमेडिया, दांते की लिखी हुई है। स्पेंसर की द फेरी क्वीन है। द ग्रेटेस्ट नैरेटिव पोएम इन 16th सेंचुरी इज ए मिक्सचर ऑफ एपिक एंड रोमांस, ये दोनों का मिक्सचर है। हालांकि द फेरी क्वीन को अलग पोर्शन में भी रख दिया जाता है, लेकिन एग्जामिनर किस तरीके से पूछता है वो वहाँ पर डिपेंड करेगा।
और ये जो क्वेश्चन आता है इसका फेरी क्वीन का, ये कन्फ्यूजन होता है तो ये ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, हालांकि इम्पोर्टेंट है। पैराडाइज रिगेंट मोस्टली पूछा गया है, इसका सन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, सिंपली पूछ लिया जाता है 1671। पैराडाइज लॉस्ट अलग है, पैराडाइज रिगेंट अलग है, तो इसके बारे में। नेक्स्ट है किड्स का। आफ्टर ए केयरफुल स्टडी ऑफ पैराडाइज लॉस्ट रोट हाई प्रिंट। किड्स का ही पैराडाइज लॉस्ट है, इनके सन मोस्टली पूछे जाते हैं, पैराडाइज रिगेन एंड लॉस्ट जॉन किड्स। सोहराब एंड रुस्तम, सोहराब एंड रुस्तम मैथ्यू अर्नोल्ड का एक एपिक है। आइडल्स ऑफ द किंग बाय टेनिसन का है। नेक्स्ट है वर्ड्सवर्थ का प्रूलूड, इम्पोर्टेंट है। इट बिगेन इन 1799, कंप्लीटेड इन 1825। वट वाज नॉट पब्लिश्ड अंटिल 1815, ये बाद में पब्लिश हुआ था, ये एपिक है। मोक एपिक इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस एपिक इन ए पैरोडी ऑफ सीरीज फॉर्म ऑफ एपिक। तो पैरोडी ऑफ सीरीज में किसे लिखा जाता है, मोक एपिक को। और पॉप्स का जो है द रेप ऑफ द लॉक जो है मोक एपिक है। हीरोइक कपलेट, इसका पूछा जाता है राइम्ड कपलेट और एम्बिक पेंटामीटर में कौन है, हीरोइक कपलेट। लिरिक होता है वीणा गीत, जैसे कोई भी वीणा लेकर या कोई भी इंस्ट्रूमेंट लेकर कोई कुछ गा रहा है, अपने आप में गा रहा है, एक पर्सनल पोइट्री होती है। इसका पूछा जाता है लायर और हाफ से कौन सा गाया जाता है, वो लिरिक। या लिरिक के साथ ये वर्ड जोड़ दिए जाएंगे कि लिरिक जो है किस तरह से संग किया जाता है, तो लायर और हाफ। ये बहुत जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा सा, कुछ अलग सा, सिंपल सा, पर ये कई बार कई सारे एग्जाम में पूछा गया है। अब आप जैसे ही आपने 3 इडियट मूवी सबने देखी हुई है, उसमें जो वो गाना गाता था सारी उम्र हम मर कर, जिस तरह से गाना था, वो गाना जो था वो एक लिरिक गा रहा था, उसके हाथ में एक गिटार था शायद, उसको लेकर गा रहा था, वो बेचारा बैठा हुआ अकेला। इलेजी वन ऑफ द मोस्ट आस्किंग टॉपिक। इलेजी पोएम मॉर्निंग, किसी की डेथ पर जो है, कोई भी नियर डियर होगा उसकी डेथ पर जो गाया जाता है, डेथ पर जो गाया जाता है वो शोक गीत होता है, इलेजी होता है। यहाँ पर मिल्टन का लेसिडास इंपॉर्टेंट है, 1637। इसका सन भी पूछा जा सकता है, इसकी टाइप भी पूछा जा सकता है, क्या है। क्वेश्चन मैंने कहा जो मार्क किया हुआ है किसी भी तरह से पूछा जा सकता है, चाहे ऑथर या बुक का नाम या इसे लिटरेरी टर्म्स की तरफ पूछा जाए, लेकिन रिलेशन सेम होगा। इलेजी में क्या लिख रखा है, मिल्टन, और मिल्टन का वर्क कौन है, लेसिडास। लेसिडास कब पब्लिश हुआ, 1637। तो चारों चीज़ें जो इम्पोर्टेंट हैं। शैली का एडोनिस 1821 इलेजी है। विच इज़ रिटन ऑन द डेथ ऑफ किड्स, ये भी इम्पोर्टेंट है कि इनकी डेथ भी पूछी जाती है कई बार, कि लिखे किसकी डेथ पर गए हैं। तो लिसिडास जो है उन्होंने अपनी फ्रेंड की डेथ पर लिखा था, एडवर्ड किंग। शैली का एडोनिस है 1821 में लिखा गया, किसकी डेथ पर, किड्स की। ये बहुत किड्स और शैली जो हैं इनकी जो डेथ है वो 1 साल का ही अंतर है, तो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए थोड़ा अच्छे से पढ़ना, इनको सन को कंफ्यूज नहीं होना है आपको। अर्नोल्ड का थायरोसिस 1861 में है और ये डेथ पर लिखा गया है, आर्थर हकलो, बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला। ग्रे का इलेजी है और आगे इन मेमोरियन आता है, ये आगे मैन डेथ ऑफ हेलम, बियॉन्स लिमेंट फॉर एरोनिस, स्पेंसर्स का जो एस्ट्रोफेले विच इज रिटन ऑन द डेथ ऑफ, ये पोर्शन आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है रहेगा, क्योंकि इसमें से मैं मानती हूँ एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं आ सकता है, वो किसी भी तरह से इलेजी का ये जो पोर्शन है किसी तरह से पूछ सकते हैं, पर 1-2 क्वेश्चन आई थिंक आएगा ज़रूर यहाँ से, तो टॉपिक इम्पोर्टेंट है। मिल्टन्स लिसिडास 1637 which is written on the death of his friend Edward King. Shelley's Adonis 1821 which is written on the death of Keats, and Arnold's Thyrsis 1861 which is written on the death of Arthur Hucklow. Gray's Elegy is neither purely personal nor purely impersonal but a mixture of both. Other notable example of elegies are वॉल्ट विटमैन का वैन लिलेक्स, डेथ ऑफ हेलम, लॉस्ट इन द डोरयार्ड। टेनिसन्स का जो है इन मेमोरियन, काफ़ी इंपॉर्टेंट, टेनिसन का इन मेमोरियन है ऑन द डेथ ऑफ हेलम, ये टेनिसन वाला काफ़ी बार पूछा गया है। बियॉन्स लेमनेंट ऑफ फॉर एडोनिस, स्पेंसर का सिडनी
मैथ्यू अर्नोल्ड्स रग्बी चैपल। मैथ्यू अर्नोल्ड का रग्बी चैपल इम्पोर्टेंट है। WH ऑरेंस इन मेमोरी ऑफ WH नॉट सो इम्पोर्टेंट। यहाँ पर एक ओलिवर गोल्डस्मिथ का है कि इन्होंने एक इलेजी लिखा ऑन द डेथ ऑफ ए मैड डॉग। तो ये पूछा जाता है कि ऑन द एक डॉग पर इलेजी किसने लिखा, तो वो है ओलिवर गोल्डस्मिथ। तो ये पोर्शन आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा।